विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। मित्रों नमस्कार। राम रहीम आ रहे हैं, चुनाव आ रहा है। दुष्कर्म के दोषी राम रहीम जेल से बाहर आ चुके हैं। वे वाकपत आश्रम में आराम फरमा रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा के चुनाव की घोषणा कर दी है। 1 अक्टूबर को मतदान है और 4 अक्टूबर को इसका परिणाम आना है। हरियाणा, वी आर अनाउंसिंग इलेक्शंस फॉर हरियाणा ऑल्सो। हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। पोलिंग स्टेशंस अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशंस होंगे। नॉमिनेशन बीइंग ऑन 5th of September, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन ऑन 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. हरियाणा के किसान अब भी आंदोलित हैं। खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक की खट्टी मीठी यादों को लिए घर लौट चुके हैं। युवाओं में अब भी अग्निवीर को लेकर रोष है। कांग्रेस में गुटबाजी तेज है। देखना महज यह है कि यूपी के बृजभूषण की एंट्री यहाँ कब और कैसे होती है। फिलहाल बाबा राम रहीम की एंट्री हो गई है। 2017 में राम रहीम के जेल जाने के बाद जब वो पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को मां की बीमारी के मामले में जेल से बाहर आया था, तब उसे सिर्फ 1 दिन की पैरोल मिली थी। इसके बाद दूसरी बार 21 मई 2021 को बीमार मां से मिलने के लिए उसने पैरोल ली। तब भी वह सिर्फ 1 दिन के लिए ही जेल से बाहर आया था। इसके बाद वो जब भी बाहर आया उसका चुनावी कनेक्शन ही रहा। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की पैरोल उसे मिली। इस दौरान पंजाब में 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने थे। इन 117 सीटों में से 69 सीटों पर डेरा सच्चा का अच्छा प्रभाव माना जाता है। चौथी बार राम रहीम को जून 2022 में 1 महीने का पैरोल मिला था, तब हरियाणा में निकाय चुनाव होने थे। 5वीं बार अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए बाहर आया और तब हरियाणा के आदमपुर सीट पर उपचुनाव के साथ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। 5वीं बार जब पैरोल मिली तो शर्त रखी गई कि वो उत्तर प्रदेश के बागपत डेरे पर रहेगा। तब यहाँ राम रहीम ने ऑनलाइन दरबार लगाया ताकि हर जगह उसे देखा और सुना जा सके। राम रहीम ने हिमाचल प्रदेश के अपने अनुयायियों के लिए जब ऑनलाइन सत्संग का आयोजन किया तो उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री तक मौजूद रहे। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राम रहीम हर चुनाव से पहले बाहर क्यों आता है। जुलाई 2023 में राम रहीम को जब 1 महीने की पैरोल मिली तो हरियाणा में पंचायत चुनाव थे। नवंबर 2023 में जब उसे 29 दिनों की पैरोल मिली तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे। जनवरी 2024 में 50 दिनों के लिए जब वो बाहर आया
तो देश में लोकसभा के चुनाव होने थे और अब अगस्त 2024 में उसे 21 दिनों की पैरोल मिली है, तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने के साथ साथ यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। राम रहीम और उसका डेरा हरियाणा में बीजेपी का बड़ा समर्थक रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राम रहीम ने बीजेपी का ही समर्थन किया था और अपनी 15 लोगों की टीम को भी चुनाव में उतारा था। इससे पहले राम रहीम जब तक बाबा था और उसे रेप और हत्या का दोषी नहीं पाया गया था, तो उसने मोदी सरकार की नोटबंदी का समर्थन भी किया था। 2007 में राम रहीम पंजाब के चुनाव के दौरान कांग्रेस का भी समर्थन कर चुका है। बाबा हर चुनाव से पहले बाहर आता है, बड़े बड़े नेता उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं और बाबा उन्हें आशीर्वाद देता है। बाकी बचे हुए समय में जेल से बाहर आकर सत्संग करता है, प्रवचन करता है, वक्त हो तो म्यूजिक वीडियो भी बना देता है और हो सकता है कि उसे यूं ही पैरोल फरलो मिलती रहे तो वो मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह कोई नई फिल्म भी बना दे और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसलिए दर्ज हो जाए कि जेल में रहते किसी बाबा ने मूवी बना दी। दरअसल ये सभी हरियाणा के मुद्दे हैं, मुखर हैं और भाजपा इनसे बुरी तरह घिरी हुई है। मोदी इन सभी पर मौन है, सिवाय पेरिस से लौटे ओलंपिक खिलाड़ियों के स्वागत की रस्म अदायगी के। तो बात यहीं से शुरू करते हैं। हरियाणा के सियासी समीकरण को भी हर एंगल से समझेंगे, लेकिन पहले मोदी जी को सुन लेते हैं। ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मोदी जी ने अन्य खिलाड़ियों के साथ मनु भाकर व विनेश फोगाट का नाम प्रमुखता से लिया, जैसे पिता बेटियों का नाम लेते हैं। मोदी जी बखूबी जानते हैं कि हरियाणा में हर ओर खेल और खिलाड़ी मुद्दा हैं। ऐसे में पिता तुल्य प्रेम देना मजबूरी ही है। भाजपा इस प्रेम को सोशल साइट पर तेजी से प्रचारित भी कर रही है, लेकिन सवाल तो सवाल है कि जब विनेश फोगाट दिल्ली की सड़क पर ब्रिजभूषण के अत्याचार के खिलाफ धरना दे रही थी, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, तब मोदी का पिता तुल्य प्रेम कहाँ था? तब उनके साथ राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थीं, और जब फोगाट पेरिस ओलंपिक से लौटी तो भी उनके साथ कांग्रेस ही थी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा थे। जहां तक मनु भाकर का सवाल है, तो वे पहले ही संकेत दे चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर जैसे ही भारत आईं, सबसे पहले वो संसद भवन स्थित नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर में राहुल गांधी से मिली, मोदी जी से नहीं। संदेश साफ था, भरोसा राहुल पर है, कांग्रेस पर है, भाजपा और मोदी पर नहीं। दरअसल खेल खिलाड़ी पर भरोसे की यह सियासत उसी समय शुरू हो गई जब पिछले चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में 3 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा। कांग्रेस उसी समय से इस क्षेत्र में बढ़त लेने की सोच रही थी। ऐसे में जब मौका मिला तो दिल्ली में राहुल और प्रियंका ने विनेश फोगाट के दिल्ली धरने में पहुंचकर इस मुद्दे को थाम लिया। विनेश वजन अधिक होने के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर हुई तो कांग्रेस ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर बढ़त ले ली। राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सभापति से भिड़ गई। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब खेल मंत्री ने लोकसभा में अपना पक्ष रखते हुए फोगाट पर खर्च हुए सरकारी पैसे का ब्यौरा ऐसे रखा जैसे निवेश में घाटे को रखा जाता है। देखिए मंत्री जी का ब्यौरा रूपी बिल और उस पर यूपी के सांसद चंद्रशेखर का जोरदार हमला। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड,
स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। चंद्रशेखर की बात से यह भी उजागर हो गया कि इस बजट में न केवल हरियाणा का खेल बजट घटाया गया है, बल्कि वे वजह गुजरात को खेल के नाम पर अधिक पैसा दिया गया है, जहां से मोदी जी और शाह आते हैं। इस तरह खेल खिलाड़ी का मुद्दा जहां भाजपा के गले की हड्डी बन गया है, वहीं पेरिस से लौटी फोगाट का दिल्ली में भव्य स्वागत कर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मजबूत पकड़ बना ली है। दरअसल कांग्रेस हरियाणा पर काफी समय से फुल प्रूफ प्लान के तहत काम कर रही है। इसे दो अवसरों से समझा जा सकता है। मसलन जब फोगाट के स्वागत की बात आई तो राहुल गांधी ने यहां दिल्ली में इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा को लगाया। कारण साफ है, दीपेंद्र सांसद हैं, हरियाणा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से हैं और हरियाणा में चुनाव है। इसके पहले हरियाणा पर राहुल की रणनीति तब दिखी जब संसद में बजट पेश हुआ। अब तक विपक्ष की तरफ से बजट पर मुख्य भाषण नेता प्रतिपक्ष का होता रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने खुद के बजाय यह जिम्मेदारी कुमारी शैलजा को दी। 3 राज्यों का जिक्र तक नहीं हुआ, कुछ दिया तक नहीं। और दो किस बात का है कि आज 3 केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा से केंद्र में, एक तो मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं कि अंदरूनी इनकी क्या बातें होती हैं, वो तो खैर सार्वजनिक हो नहीं सकती, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे राज्य का, हरियाणा का, कि 3 केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी हमें हरियाणा को ये कुछ ना दे पाए हैं और नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। कुमारी शैलजा हरियाणा की सांसद हैं, हरियाणा कांग्रेस की प्रमुख चेहरों में से एक हैं और हरियाणा में चुनाव है। राहुल गांधी ने इस रणनीति से उस सवाल का जवाब दिया कि दीपेंद्र और शैलजा भले ही अंतर्विरोध के 2 हिस्सों के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन दोनों करेंगे वही जो राहुल गांधी कहेंगे। खेल खिलाड़ी के साथ ही हरियाणा में खेती किसानी बड़ा मुद्दा है। किसान मोदी सरकार के खिलाफ सालों से आंदोलित हैं, यह आप सभी जानते हैं। मोदी के प्रति किसानों की नाउमीदी इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें अब केवल राहुल गांधी से उम्मीद है। यही कारण है कि किसान संसद पहुंच मोदी के बजाय राहुल गांधी से मिले। अभी मीटिंग की हमने
मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ। मुद्दों को मुखर होते देखकर ही भाजपा ने खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया और सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्हें लोकसभा में हार के बावजूद विधानसभा में जीत की उम्मीद है। सुनिए। चुनाव आयोग ने जो घोषणाएं की हैं, जो डेटें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के सामने भी हुड्डा और शैलजा के बीच व्याप्त तनातनी एक चुनौती है, जिससे समय रहते कांग्रेस को निपटना होगा। फिलहाल आइए अब आंकड़ों की दृष्टि से हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के समीकरण को समझते हैं। हरियाणा में बीजेपी सत्ता में है और उसका कड़ा मुकाबला कांग्रेस से है, जिसने लोकसभा चुनावों के दौरान 5 सीटें जीतकर बीजेपी के पैरों तलों से जमीन खिसका दी थी। सत्ताधारी बीजेपी चुनावी रणनीति को लेकर बैठकें कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस कुछ ज्यादा एडवांस लग रही है। इसकी वजह यह है कि रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जन समर्थन जुटाने के लिए जमीन पर प्रचार में जुट गए हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी अपने अपने लेवल पर चुनावी समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। आज वो दिन आ गया जिसका हरियाणा की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे किसान खेत में बारिश का इंतजार करता है, हरियाणा की जनता इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही थी। आज हरियाणा वासियों के चेहरे पे अब अलग चमक आप देखेंगे, क्योंकि इस बीजेपी सरकार से छुटकारा पाने का समय आ गया है। कल ही अनाउंस हुआ है और आज पहला कार्यक्रम जुलाना में रखा है और लोगों का उत्साह देख रहे हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था की बदलाव चाहते हैं, सरकार का बदलाव चाहते हैं और हमें विश्वास है कि इस बार आप देखेंगे नतीजे बिल्कुल विपरीत होंगे और भाजपा को आईना ये जनता दिखाएगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का नाम पहले अनाउंस किया जाएगा, बाद में? देखो, बात ये है कि लोग अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन पार्टी की परंपरा है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले नहीं दिखाते। हमेशा हाईकमान बाद में फैसला करती है, चुनाव के बाद। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 5 सीटें गंवा दी थीं और कांग्रेस 0 से 5 सीटों पर पहुंच गई थी। विधानसभा क्षेत्र के आधार पर लोकसभा चुनावों का विश्लेषण करें तो राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 44 पर बीजेपी आगे थी, जबकि कांग्रेस 42 और 4 पर आम आदमी पार्टी। जेजेपी और आईएनएलडी को कुछ खास लाभ होता नजर नहीं आया था। बीजेपी के लिए यह विधानसभा चुनाव 5 साल बाद काफी अलग है। सत्तारूढ़ पार्टी ने 5 साल पहले सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थीं, लेकिन कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसे 2019 में टक्कर मिली थी। पार्टी उस दौरान 46 के बहुमत वाले आंकड़े तक पहुंचने में विफल रही। हिस्से में 40 सीटें ही आईं, जबकि 2014 में उसे 47 सीटें मिली थीं। 2019 में तो सीएम मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट के कई मंत्री तक हार गए थे। बीजेपी ने 2019 में जेजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन 4.5 साल बाद 2024 की शुरुआत में यह गठबंधन टूट गया। इसके अलावा बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, ताकि सरकार को नए कलेवर के साथ चुनाव में भेजा जाए और सत्ता विरोधी लहर का असर कुछ कम हो सके।
बात कांग्रेस की करें तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को एक नई उम्मीद मिली है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह बीजेपी को सत्ता से हटाने में कामयाब हो सकती है। हालांकि कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो उसे पार्टी में आंतरिक कलह को खत्म करना होगा, जो कि राज्य के स्तर पर विभिन्न गुटों में बटी हुई है। खास बात यह भी है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी राज्य में चुनाव प्रचार कर रही है। इसके अलावा अभय चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो और गोपाल कांडा के नेतृत्व वाली हरियाणा लोकहित पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। गोपाल कांडा ने बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा है, वहीं बीएसपी भी इस बार राज्य में दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है।